हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 184 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 185 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपको इसे कैसे लिखना चाहिए और किन बिंदुओं को इसमें ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, उपयुक्त उदाहरणों से सदाचार संहिता और आचार संहिता के बीच विभेदन कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा है 2019 में आया है। नहीं भाई साहब, ये 2018 में मेरे हिसाब से पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। सदाचार संहिता और आचार संहिता किसी समाज, संस्था, व्यक्तिगत स्तर पर आधारित ऐसे न्यूनतम मानक होते हैं जिन्हें व्यक्ति द्वारा अपनाना पड़ता है। इन मानकों में से कुछ बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं, जैसे किसी संस्था, सहकारी, निजी के मानक, इन्हें हम आचार संहिता कहते हैं। वहीं कुछ ऐसे मानक होते हैं जो किसी व्यक्ति उनके मानने या न मानने के लिए बाध्य नहीं होता, सिर्फ उसकी नैतिकता पर आधारित होते हैं, जो सही और गलत का बोध कराते हैं। इन्हें सदाचार संहिता कहा जाता है। ये व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर होते हैं। जैसे कि चोरी करना मना है, यह सामाजिक स्तर पर एक गलत कार्य माना जाता है, लेकिन इसे मानने के लिए व्यक्ति बाध्य नहीं है। जबकि कुछ कानून ऐसे होते हैं जो चोरी करने या अन्य निर्धारित मानकों के उल्लंघन पर उचित दंड का प्रावधान करते हैं। सदाचार संहिता और आचार संहिता में कुछ प्रमुख अंतर हैं। सदाचार संहिता प्रकृति में गैर बाध्यकारी और आचार संहिता बाध्यकारी है। व्यक्ति की समाज के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराते हैं, व्यक्ति की संस्था के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। प्रकृति में आंतरिक, प्रकृति में बाहरी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, अधिकतम मानकों पर आधारित, न्यूनतम मानकों पर आधारित, कम परिवर्तनशील निर्णय की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं, व्यक्ति को एक सभ्य व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। देखो, आपने लिखा ठीक है, आपने इसके अंतर को ही बताया है। आपको प्रश्न को समझना पड़ेगा पहले। हालांकि हम उसको बता रहे, लेकिन उससे पहले जो गलती आपको नहीं करनी है वो ये, एक तो आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में ऐसे कभी भी डिफरेंस करके अपनी बातें नहीं बतानी है। ये सबसे ख़राब तरीका होता है अंतर बताने का। समझ गए? तो आपको लग रहा होगा कैसे बताएंगे। आप यहाँ पे डालो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और यहीं पे सदाचार संहिता को एक लाइन में बताओ और उसी के आगे आचार संहिता से उसकी तुलना कर दो कि सदाचार संहिता जहाँ प्रकृति में गैर बाध्यकारी होती है, तो वहीं आचार संहिता बाध्यकारी होती है। सदाचार संहिता में जहाँ व्यक्ति समाज के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराते हैं, तो वहीं आचार संहिता, मैं आप ही का बता रहा हूँ, अभी अपना कुछ नहीं बता रहा हूँ। मतलब इन्हीं लाइनों को आपको उसमें कैसे लिखना है, समझ गए? तो ऐसे आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि आपको इन एरोज़ का उपयोग कभी नहीं करना है। मैंने पिछले पार्ट्स में भी आपको समझाया था, क्योंकि ये एरो जो होते हैं वो वास्तव में कंप्यूटर की शब्दावलियों से संबंधित हैं और आप अपने हाथ से उत्तर का लेखन कर रहे हैं। क्लियर? तो इस चीज़ से बचना है। अब देखते हैं पहले प्रश्न को। तो देखो, प्रश्न आपसे क्या पूछा है। आपने क्या किया ना कि प्रश्न को पूरी तरह विखंडित कर दिया। आपने सोचा कि सदाचार संहिता अर्थात और आचार संहिता, इनके अंतर को हमें अलग बताना है और उपयुक्त उदाहरणों को हमें अलग बताना है, जबकि ऐसा आपसे नहीं पूछा है। और एक और बात, आपसे ना तो सदाचार संहिता की परिभाषा पूछा है, ना ही आचार संहिता की परिभाषा पूछा है। और आपको पता होना चाहिए आपसे 150 शब्दों में उत्तर पूछा गया है। और एक और बात कि जब आप एथिक्स को लिखते हैं, एथिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, तो जो एग्जाम्पल आपसे वो डिमांड करते हैं उसमें आपकी लाइफ का खुद का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी लाइफ के क्वेश्चन को या अपने सामने फेस की हुई प्रॉब्लम के आधार पर उत्तर गढ़ते हो, तो एग्जामिनर को ये लगता है कि ये पर्सन जब प्रशासन में आएगा, तो क्योंकि इसका व्यक्तित्व इतना मजबूत है, इसने इतनी सारी चीज़ों को देखा है, इसका विजन इतना मजबूत है, तो ये आगे चलकर काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता है। समझ गए? तो अब आपको करना क्या है, आपको ये सारी लाइनें हटा देनी है। ये जितनी भी लाइनें, देखो आपसे परिभाषा नहीं पूछता। कई बार क्या होता है ना,
हम लोग एथिक्स जब पढ़ते हैं तो एथिक्स में सोचते हैं कि वास्तव में हमसे परिभाषा पूछा है, जबकि परिभाषा के संयोजित रूप में उसने आपसे विश्लेषण पूछा होता है, समझ गए, और उसी को आपको अंतर में पूछ दिया। अब जब आप ये बताते हो ना, आप ऐसा खुद ही सोचो, जब आप ऐसे बताओगे कि सदाचार संहिता और आचार संहिता के बीच क्या डिफरेंस है, और वहीं पे आप एग्जाम्पल बता दिए, जैसा कि इस चीज़ में देख सकते हैं, फिर आपने दूसरा अंतर बताया, फिर उसने बता दिया, फिर तीसरा बताया, फिर उसने बता दिया, फिर चौथा बताया, फिर उसने बता दिया, तो क्या होगा कि आपका उत्तर काफ़ी गहन हो जाएगा। और एक और बात कि जब आप ऐसे टॉपिक्स को लिखते हो तो आपसे प्रश्न ही इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि ये एक दूसरे से गुत्थित होते हैं, मतलब एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं, या एक दूसरे से ही इनकी उपज होती है। तो आप क्या किया करें कि जब भी आप अपनी बात को शुरू करें तो इसमें चंद लाइनों में बस उसको एक्सप्लेन कर दें, यहाँ पे 2 से 3 लाइन में भूमिका के रूप में, और फिर आप तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उदाहरणों का उपयोग करते हुए अपने उत्तर को लिख दें। अब आपको लग रहा होगा कि मास्टर बता तो दिए आप ऐसे सब, इतनी मेहनत से हमने लिखा, इतना सब कुछ लिखा, तो अगर आपको ऐसा ही लगता है कि हमने इसमें कमियां की हैं तो आप हमें पूरा उत्तर का फ्रेम ही बता दो। तो अगर ऐसी बात है तो हम आपकी इस इच्छा को पूरा कर देते हैं, ताकि आपको आगे से ऐसे प्रश्नों में लिखने में काफ़ी सहजता महसूस हो। क्लियर? तो देखो आपको प्रश्न क्या दिया है, उपयुक्त उदाहरणों सहित। ध्यान देना, इस सहित का मतलब क्या है कि इन दोनों के साथ जोड़ते हुए, जैसे नहीं होता है कि फला चीज़ के साथ में ये चीज़ फ्री है, आप इसको अलग से नहीं ले सकते हो, या आप उसको हटा नहीं सकते हो कि भाई साहब ये फ्री आइटम हमें नहीं चाहिए, लेना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि उदाहरण इसमें फ्री हैं और आपको लेना ही पड़ेगा। समझ गए? तो अंतर बताओ, उदाहरण दो। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे बता सकते हो, इसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हो कि व्यवहारिक, और एक और बात, जो लोग अदर लोग देख रहे हैं ना, सदाचार संहिता, इसी को नैतिक संहिता भी बोलते हैं। समझ गए? तो कंफ्यूज मत होना कि सदाचार संहिता अलग होती है क्या, नैतिक संहिता अलग होती है क्या। कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट इंग्लिश में मतलब ये होता है, एथिक्स का मतलब नैतिकता होता है। क्लियर? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो सदाचार संहिता व आचार संहिता को पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता, किंतु सैद्धांतिक दृष्टि से हम इन्हें अलग कर सकते हैं। तो आपके मन में आया होगा कि सर व्यवहारिक दृष्टि से हम इनको अलग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का संबंध है वास्तव में एडमिनिस्ट्रेशन से ही, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन को पूर्णतया एथिकल बनाना ही दोनों का पर्पज़ है, चाहे वो आचार संहिता हो चाहे सदाचार संहिता हो। क्लियर? तो इससे आपकी 3 लाइन में एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपने इस प्रश्न को न केवल इनकोड कर दिया बल्कि दूध को अलग कर दिया और पानी को अलग कर दिया, और अब आप बता रहे हो कि इनके मेल से कैसे हम दूध की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। समझ गए? तो अब आप लिखिएगा इसमें, इतनी बातें जब बता दिए तो आप बता दोगे इस, हालांकि इसको निम्न सैद्धांतिक तौर पर अंतर किया जा सकता है। अब कौन कौन से अंतर है वो आप बता दो। अब जब आपने ये बताया ना, व्यवहारिक और सैद्धांतिक, इन 2 शब्दों से ही एग्जामिनर समझ गया कि अच्छा आपको 2 डायमेंशन पता है इसके, अर्थात आप मल्टी डायमेंशनल के पर्सन हो। क्लियर? अब आप यहाँ पे बताओ, और एक चीज़ और बताऊँ, जब भी आप एथिक्स में कुछ भी लिखा करें ना, कोई केस स्टडी सॉल्व करते हैं या कोई भी आंसर लिखते हैं, तो वहाँ पे इन 2 शब्दों का ज़रूर उपयोग किया करो। कि जैसे जब आता है ना एक क्वेश्चन, आप लोग पढ़ते होंगे कि ये चीज़ कानूनी दृष्टि से तो गलत है लेकिन नैतिक रूप से उचित है, तो वहाँ पे यही बातें आपसे की जाती हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से तो ये गलत है लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से उचित है या सही है। तो ऐसे शब्दों का आप उपयोग कर सकते हो वहाँ पे। अब आप बताओ कि वास्तव में जो सदाचार संहिता है उसमें उन नैतिक मूल्यों को समाहित किया जाता है जो कि आचार संहिता में आचरणों और कार्यों के लिए उनको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कि जो सदाचार संहिता है वो काफ़ी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और इस ब्रॉड कॉन्सेप्ट के कुछ वर्ड्स को या कुछ इम्पोर्टेंट मूल्स को आचरण, जो आचार संहिता है वो अपनाती है। समझ गए? यानी कि एक दूसरे से परस्पर निर्भर है। तो एक अंतर तो ये आप समझ गए। दूसरा अंतर आपको पता होना चाहिए कि जो सदाचार संहिता है वो अमूर्त है और सामान्य है। सामान्य का मतलब और अमूर्त का मतलब
कि दिखाई नहीं पड़ती कि अच्छा सदाचार संहिता कहीं लगी है क्या, समझना। और अभी देखो मैं एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, अभी तो अंतर बता रहा हूँ, फिर सबका साथ में एग्जांपल ही बताऊँगा। लिखना आपको एग्जांपल सहित है, ये मत सोचना कि मास्टर आप भी अलग बता रहे हो तो अलग ही लिखेंगे, नहीं। अभी हम आपको बता रहे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप क्या करेंगे कि जो सदाचार संहिता है वो क्या है, सदाचार संहिता अमूर्त है और सामान्य है। मतलब ये दिखाई नहीं पड़ती, कहीं पे नहीं दिखाई पड़ेगा कि सच बोलना चाहिए, क्लियर। कहीं पर नहीं दिखाई पड़ेगा कि इंसान को अपराधी नहीं बनना चाहिए, क्लियर। कहीं नहीं दिखेगा कि वो इंसान अपराधी है, कि ईमानदार है, कि बेईमान है, क्लियर। लेकिन आचार संहिता क्या करती है, ये मूर्त होती है और विशिष्ट होती है। विशिष्ट का मतलब ये कुछ समय के लिए लगाई जाएगी। जैसे चुनाव जब होते हैं तो क्या होता है, आचार संहिता ही तो लगाई जाती है इतने टाइम पीरियड के लिए। और उसमें कोई व्यक्ति, देखो नेता वैसे कुछ बोलते रहें, कभी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब चुनाव के टाइम पीरियड पे कोबरा बोलेंगे, कहीं कुछ बोलेंगे, कहीं मीर जाफर बोलेंगे, कहीं कुछ बोलेंगे, है ना, गुंडा फुंडा सब ऊट पटांग, आप समझ सकते हो पॉलिटिक्स कितनी खराब हो गई। तो इस पे रोक लग जाती है, क्लियर। यानी कि ये एक समय के लिए है और मूर्त रूप के लिए है। तीसरी बात कि जो सदाचार संहिता होती है वो वास्तव में प्रशासन के लिए एक गाइडलाइन होती है, क्लियर। लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो स्वीकार भी किया जा सकता है और अस्वीकार भी किया जा सकता है, अर्थात ये व्यवहार पर डिपेंड करता है, समझ गए। जरूरी नहीं है, आपने देखा होगा कोड ऑफ कंडक्ट पे पूरी तरह से कार्रवाई कहाँ होती है, मान लिया गया ठीक है चलो गलती मत करना, हिदायत दे दी गई, ये सारी चीज़ें। चौथा पॉइंट आता है कि जो सदाचार संहिता होती है वो वास्तव में स्थायी होती है। स्थायी का मतलब क्या, कि अगर चोरी करना पाप है तो पाप है, अगर क्या कहते हैं भ्रष्टाचार करना पाप है तो पाप है, अगर किसी अपराध में संलग्न हुए हो तो वो पाप की दृष्टि में है तो पाप है, क्लियर। अब यहाँ पे ये मत बताना कि सर यहाँ पे चोरी करना पाप है, वहाँ पे चोरी करना पाप नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो जो नैतिक गाइडलाइन भी होती है ना वो अलग अलग सोसाइटी के लिए अलग अलग होती हैं। आपने जब इथिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ा होगा, कहीं से भी पढ़ा होगा, तो आपको वहाँ पे बताया गया होगा कि जो इथिकल वैल्यूज़ होती हैं वो हर अलग क्षेत्र में अलग अलग होती हैं। कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो सार्वभौमिक हैं, जो हर जगह पे इक्वली हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो हर जगह पे अलग अलग हैं। जैसे कि भारत में अगर आप साड़ी नहीं पहनती है कोई नारी, खासतौर पर ग्रामीण स्तर की, तो उसे अलग दृष्टि से देखा जाएगा, ठीक है। और वही अगर अमेरिका में चली जाए, अगर वहाँ पे वो छोटे कपड़े नहीं पहनती हैं तो अलग दृष्टि से देखा जाएगा। तो हर जगह के इथिकल डायलेमा अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब कपड़े पहनना है, समझ रहे। देखो कपड़े एक हैं फुल, एक हैं हाफ, और एक है कपड़े पहनना ही है। तो ये हो गया आपका कॉमन यानी कि सार्वभौमिक, समझ गए। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि ये चार अंतर हैं। अब आपको इन्हीं को विश्लेषित करना है, इन चारों को एग्जाम्पल के साथ में। तो जब आप पहला अंतर आपने पढ़ा कि वास्तव में क्या होते हैं, इनमें नैतिक मूल्यों का समावेशन होता है सदाचार संहिता में, और जबकि आचार संहिता में उन आचरणों और कार्यों का उल्लेख होता है जो नैतिक संहिता में निहित होते हैं। अब आपने ये लाइन जब पहली बता दी अंतर करके, तब आप बता सकते हो कि अर्थात जैसा कि हम देखते हैं कि चुनाव के समय काल में नेताओं से ये उपेक्षा की जाती है या अपेक्षा की जाती है कि वो नीति नियम और सिद्धांतों के अनुरूप सदाचारी रहते हुए सत्यनिष्ठा पर आधारित होकर चुनाव संचालन प्रणाली का सहयोग करें। किंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसमें नेता अपनी नैतिकता को भूल करके चुनावी रैली में कई सारे अपशब्दों का उपयोग करते हैं, जो न केवल उस समय की आचार संहिता का उल्लंघन होता है बल्कि नैतिक संहिता का भी उल्लंघन होता है। अब आप दूसरा कारण बताओ। दूसरे कारण में क्या, कि अमूर्त व मूर्त कैसे, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि विशिष्ट अमूर्त कैसे, इसी से रिलेट हो जाता है वो एग्जाम्पल, समझ गए। कि इसमें क्या होगा, इसमें दिखता है कि हाँ तुमने ये चीज़ कही है तो फला तुम्हारे लिए 3 रैलियों के लिए हमने रोक दिया, 2 रैलियों के लिए हमने रोक दिया, जबकि उसके व्यक्तिगत जीवन पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, समझ गए। चौथा पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते हो
कि ये स्थायी होती है जबकि आचार संहिता परिवर्तनशील होती है। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट समय के अनुसार होती है। भाई जैसे जिस ज़िले में या जिस राज्य में उनको चुनाव कराना है तो उसी टाइम पीरियड के लिए ही तो लगेगी कि हाँ इतने 2 महीने चुनाव होने तो 2 महीने के लिए आचार संहिता है। जबकि नैतिक संहिता उस समाज में उस क्षेत्र में हमेशा के लिए विद्यमान है। समझ गए? तो आप ऐसे इस चीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं। और वैसे भी आपको इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है। तो 4 अगर आप पॉइंट बनाएंगे, ऊपर की 3 लाइनें लिखेंगे, तो मेरा मानना है कि ऊपर की जो आप 3 लाइनें लिखेंगे उसमें लगभग आपने 21 वर्ड खपा दिए। 4 जो आपने ये पॉइंट लिखे तो इन 4 पॉइंट में लगभग 3-3 लाइनें हुई तो 12 लाइनें, और 12 लाइन में 6 आपके वर्ड अगर आ रहे हैं तो 72 वर्ड्स ये हो गए। लगभग 100 वर्ड में आपने इतनी बातें कह दी और फिर आप इसी में एग्जाम्पल्स का उपयोग कर लेंगे और निष्कर्ष दे देंगे तो लगभग आपका ये 140 और 145 तक पूरा संयोजित हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का न केवल उत्तर समझ में आया होगा बल्कि आपको काफ़ी सारे नए पॉइंट्स मिले होंगे। साथ ही आपको ये भी समझ में आया होगा कि आपको इस वाली कहानी को और इस वाले पूरे पैरा को एक साथ मर्ज करके लिखना है और आपको परिभाषाओं को ना लिखकर उनके मूल फीचर को लिखना है और फिर अपनी कहानी को विश्लेषित करना है। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न, और यहाँ पे निष्कर्ष जरूर दिया करिए। इनमें इन प्रश्नों में निष्कर्ष देना आवश्यक हो जाता है। समझ गए? तो फिर मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।